भारत में गरीबी या निर्धनता के कारण। आखिरकार भारत में गरीबी के क्या कारण हैं? कुछ तो रीजन्स होंगे। उन्हीं रीजन्स के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिरकार भारत में निर्धनता या गरीबी क्यों आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गरीबी होती क्या है निर्धनता, क्या है गरीबी, क्या हम भी गरीब हैं, क्या आप भी गरीब हैं, और हैं तो क्यों हैं। गरीबी या निर्धनता उस अवस्था का नाम है जिसमें कोई व्यक्ति अपर्याप्त आय होने से या आप व्यय करने के कारण अपने जीवन स्तर को इतना उच्च नहीं रख सकता जिसमें वह उसकी शारीरिक व मानसिक कार्य कुशलता बनी रहे और उसकी तथा उसके आश्रितों को समाज के स्तर के अनुसार जिसके वे सदस्य हैं उपयोगी ढंग से कार्य करने योग्य न बना सके, वह गरीबी कहलाती है। गरीबी का मतलब बस इतना समझ लो, आदमी मेहनत तो बहुत करता है पर जेब में पैसा इतना नहीं होता कि वे ठीक से खा पी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके या बीमार पड़ने पर इलाज करवा सके। ऐसे में आदमी न खुद ठीक से काम कर पाता है न परिवार का सही से ख्याल रख पाता है और यही हालत गरीबी कहलाती है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि गरीबी क्या होती है। अब हम देखेंगे गरीबी किन किन कारणों से आती है। आखिर क्या कारण है कि हम गरीब हो जाते हैं या फिर हम गरीब हैं, आप गरीब हैं, क्या कारण है? उन्हीं कारणों को हम देखते हैं। भारत में निर्धनता या गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम इसको पॉइंटों में अध्ययन करेंगे जिससे हमें अच्छे समझ में आ सके और एग्जाम में हम अच्छे तरीके से लिख सकें कि आखिरकार निर्धनता के क्या कारण होते हैं। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला कारण है व्यक्तिगत कारण यानी पर्सनल केस, फिर दूसरा कारण हो जाएगा आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक्स फैक्टर, फिर तीसरा कारण हो जाएगा सामाजिक कारण यानी सोशल रीजन। इन्हीं तीनों कारण के आधार पर हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में कोई एक नंबर नहीं काट सकता, चाहे आप किसी का एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। इसमें पहला पॉइंट है मानसिक दोष। भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, और इन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव रहता है और साथ ही अल्पाहार मिलता है और बच्चों के उचित रूप से पालन पोषण न होने से बच्चे क्या होते हैं, अल्प बुद्धि रह जाते हैं और इनको उचित प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाती। इस कारण ये लोग जीवन भर दूसरों पर आश्रित रहते हैं। यानी जो भारत की जनसंख्या है वो अधिकतर गांव में निवास करती है और गांव में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का बहुत ही अभाव रहता है, यानी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं बहुत कम होती हैं गांव में। इन केसेस में उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाता, यानी बच्चों का सेवा नहीं हो पाती और वो क्या होते हैं, अल्प बुद्धि हो जाते हैं, यानी उनका माइंड अच्छे से विकसित नहीं हो पाता। जैसे उनके अंदर आलस्य और उदासीनता जैसी बीमारी बैठ जाती है। अब जब उनके मन में ऐसी बैठी सोच, जो आदमी खुद पर भरोसा नहीं करता और वह मन में यही सोचता है कि मैं ये काम को नहीं कर सकता हूँ, और यही मानसिक दोष उनके जीवन के स्तर को गिरा देता है और गरीबी बढ़ती है। फिर अगला रीजन है शारीरिक दोष व बीमारियां। शारीरिक दोष व बीमारियां दोनों दशाएं भी व्यक्ति को निर्धन बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक दोष से पूर्ण है तो ऐसी दशा में उसे जीविकोपार्जन करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अनभिज्ञता एवं चिकित्सा के अभाव में कई बच्चे पोलियो तथा विकलांगता के शिकार बन जाते हैं। और भारत में लाखों की संख्या में बहरे अंधे हैं जिनके उत्थान है तो अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए। ये सभी अपनी जीवन के पर्याप्त दूसरों के धंधों पर बोझ स्वरूप रहते हैं, जिसके कारण निर्धनता को बढ़ावा मिलता है। फिर अगला पॉइंट आता है भाग्यवादिता में विश्वास। भाग्यवादिता में विश्वास वह मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी असफलताओं एवं गरीबी का कारण अपने प्रयासों के बजाय भाग्य या किस्मत को मानता है और यही सोच व्यक्ति को प्रयास करने और आय बढ़ाने से रोकती है, जिससे गरीबी बनी रहती है। यानी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाग्य में यही लिखा है, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप यही सोचेंगे तो मेहनत क्यों करेंगे, और यही सोच सीधे गरीबी की जड़ बन जाती है। यानी जो भाग्यवादिता है वो विश्वास व्यक्ति को कम करने से रोकता है, नए हुनर सीखने से, नौकरी खोजने से या कारोबार बढ़ाने से पहल नहीं करता और परिणाम स्वरूप आय नहीं बढ़ती और गरीबी लगातार बनी रहती है। यानी भाग्यवादिता में विश्वास व्यक्ति को गरीबी में फंसा देता है और अपनी मेहनत और सोच पर भरोसा करना ही गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। फिर अगला कारण है गरीबी का मद्यपान, जिसे बोलते हैं नशा। भारत में अधिकतर आप देखे होंगे निर्धनता का मेन कारण होता है मद्यपान। व्यक्ति नशे हेतु अपनी तथा अपने परिवार के मौलिक आवश्यकताएं भी त्याग देते हैं और मद्यपान की आदतों से कई लोग शिकार हो जाते हैं। और जो मद्यपान है वो व्यक्ति के आय एवं कार्य कुशलता को प्रभावित करता है। शराब या अन्य नशे की लत के कारण व्यक्ति अपनी कमाई का अधिक भाग नशे करने में ही व्यर्थ कर देता है और मेहनत में कमी आती है और उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होकर गरीबी की स्थिति में पहुंच जाता है।
यानी मद्यपान सीधे गरीबी को बढ़ाता है और संकल्प और संयम से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। तो ये 4 कारण है जो भारत में निर्धनता के व्यक्तिगत कारण है, यानी पर्सनल केस में भारत में निर्धनता आती है। इन्हीं 4 कारणों की वजह से भारत में गरीबी आती है। फिर दूसरा कारण है आर्थिक कारण, यानी इकोनॉमिक्स फैक्टर। पहला पॉइंट है कृषि का पिछड़ापन। हमारे देश में पुराने ढंग से खेती की जाती है क्योंकि अशिक्षित होने के कारण किसानों की नवीनता वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना नहीं आता और भारत में सिंचाई व्यवस्था, रासायनिक खाद एवं अच्छे बीजों का अभाव होने से कृषि आज भी जीविकोपार्जन साधन मानी जाती है, जिससे गरीबी एवं पिछड़ापन का प्रमुख कारण है। फिर दूसरा पॉइंट है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है, जबकि कृषि पर्याप्त रोजगार एवं आय सुनिश्चित नहीं कर पाती। जब एक बड़े हिस्से की आबादी केवल खेती पर निर्भर होती है तो मौसम, फसल की कमी एवं प्राकृतिक आपदाओं से उनकी आय प्रभावित होती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता रोजगार के असमान अवसर पैदा करती है और लोगों को आय की अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप गरीबी बढ़ती है और आर्थिक सुरक्षा भी कमजोर हो जाती है। फिर आता है अगला पॉइंट, तीसरा, उद्योग धंधों का अभाव। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग और व्यवसायिक संस्थानों की कमी के कारण पर्याप्त रोजगार एवं अवसर उपलब्ध नहीं होते, जबकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन नहीं होते हैं। और जब स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन नहीं होते हैं तो लोग केवल खेती या असंगठित काम पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी आय सीमित रहती है। और उद्योग का अभाव न केवल आय को प्रभावित करता है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को भी धीमा कर देता है और गरीबी बढ़ाने का मुख्य भूमिका निभाता है। यानी जो उद्योग धंधे होते हैं वो भी गरीबी के मेन कारण होते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है उद्योगों का असंतुलित विकास। भारत में उद्योग का विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है और कुछ क्षेत्र में बड़े और आधुनिक उद्योग है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग नहीं है। यह संतुलन रोजगार और आय के अवसरों में असमानता पैदा करता है और कई लोग केवल कृषि एवं असंगठित काम पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। और उद्योग का असंतुलित विकास सीधे गरीबी को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय एवं आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, जिससे भारत में गरीबी ज्यादा पाई जाती है। फिर अगला कारण आता है बढ़ती महंगाई। महंगाई यानी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों में क्रय शक्ति को कम कर देती है। जब जीवन आवश्यकताओं के लिए खर्च बढ़ता है और आय स्थिर रहती है तो उनकी बचत संभव नहीं रहती और महंगाई बढ़ती है सीधे उनके जीवन स्तर को प्रभावित करती है और गरीबी को स्थायी रूप से बढ़ाती है। यह स्थित परिवार के आर्थिक रूप से असुरक्षित बनाती है और उन्हें आवश्यक संसाधनों से वंचित रखती है। कहने का मतलब वस्तुएं और सेवाओं के कीमतों का बढ़ना। अब जब रोजमर्रा की चीजें अनाज, तेल, दाल, सब्जी, कपड़े आदि सब महंगी हो जाती हैं तो गरीब और कम आय वाले लोगों के लिए जीवन जीना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी आय वही रहती है और खर्च बढ़ जाता है। अब जो पैसा पहले महीने भर चल जाता था वही पैसा आधे महीने में खत्म हो जाता है और उनकी क्रय शक्ति घट जाती है। यानी वे जितनी चीजें पहले खरीद सकते थे उतनी चीजें नहीं खरीद पाते और जब खर्च बढ़ता है, आय नहीं बढ़ती है तो बचत करना मुश्किल हो जाता है और बचत न होने से भविष्य में कुछ जोड़ना भी असंभव हो जाता है और आखिरकार यही स्थिति गरीबी की स्थायी बना देती है। यानी गरीब और गरीब होता जाता है या अमीर पर इसका असर कम पड़ता है। यानी महंगाई भी गरीबी का कारण होती है, निर्धनता का कारण होती है। ये रहे गरीबी के आर्थिक कारण। अब हम देखते हैं गरीबी के सामाजिक कारण, सोशल रीजन्स। पहला पॉइंट है जाति प्रथा। जाति प्रथा में लोगों के बीच असमानता और भेदभाव पैदा करती है। पिछड़ी जातियों के लोग शिक्षा, रोजगार, संसाधनों तक समान पहुंच नहीं पा पाते, इससे उनकी आय सीमित रहती है और वे आर्थिक रूप से कमजोर बने रहते हैं और जाति प्रथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहने का कार्य करती है और गरीबी को निरंतर बनाए रखती है। कहने का मतलब समाज को जो ऊंच नीच में बांटना है, इसे कुछ जातियों में ऊंचा माना गया है और कुछ जातियों को नीचा माना गया है। जैसे हमारे यहाँ जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें ऊंचा माना गया है, ऊंच जाति के होते हैं, और जो कुम्हार होते हैं यानी मटके बनाते हैं, जो मोची होते हैं, उन्हें नीचा माना गया है। अब जो ऊंची जाति में थे उन्हें अवसर, शिक्षा और सम्मान ज्यादा मिलता है, लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, न अच्छे काम या रोजगार का मौका मिलता। ऐसे में उनकी आय सीमित रह गई और उसे आर्थिक रूप से कमजोर बने रहे। जाति प्रथा ने उनके लिए एक तरह की दीवार खड़ी कर दी, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाए, न तो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाए, न अपने जीवन स्तर को सुधार पाए। इसलिए कहा गया है जाति प्रथा समाज की असमानता की जड़ है। यह न सिर्फ भेदभाव पैदा करती है बल्कि गरीबी की पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली
प्रणाली में कई लोग एक साथ रहते हैं और संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं, जबकि यह सामाजिक सुरक्षा देता है। कभी कभी इससे प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्वतंत्रता और आय सीमित हो जाती है। परिवार के खर्च और अधिक जिम्मेदारी होने पर व्यक्ति अपनी कमाई को पूरी तरह बढ़ा नहीं पाता और इस वजह से संसाधनों का सीमित वितरण गरीबी को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति को रोकता है। कहने का मतलब एक ही घर में कई लोग मिलजुल कर रहना, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सब साथ में। अब ऐसे परिवार में सभी लोग मिलकर कमाते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन कभी कभी आर्थिक स्वतंत्रता कम हो जाती है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग की जरूरतें एक ही आय से पूरी करनी पड़ती है तो हर सदस्य के पास अपनी बचत एवं निवेश करने का मौका नहीं रहता और कभी कभी मेहनती व्यक्ति की कमाई भी परिवार के खर्चों में खत्म हो जाती है और इससे अपनी आय नहीं बढ़ा पाता और धीरे धीरे गरीबी के चक्र में फंस जाता है। यानी संयुक्त परिवार में संसाधनों का साझा उपयोग जहाँ एक और सुरक्षा देता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत आर्थिक प्रगति को रोक सकता है। फिर अगला पॉइंट आता है सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, बेटी की शिक्षा में अनदेखी और असमान अधिकार गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करती हैं। ये कुप्रथाएं लोगों के अवसरों में वंचित रखती हैं और आय बढ़ाने की संभावनाओं को सीमित करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप परिवार और समुदाय दोनों गरीबी में फंस जाते हैं और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। सोचिए, अगर किसी लड़की की शादी छोटी उम्र में कर दी जाए तो वह ना तो पढ़ पाती है, ना ही कोई काम सीख पाती है और बिना पढ़ाई और काम के आर्थिक रूप से निर्भर बन जाती है। अगर बेटी की शिक्षा को नजरअंदाज किया जाए तो समाज की आधी आबादी शिक्षा और रोजगार से दूर रह जाती है। जब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो अच्छी नौकरी या कारोबार नहीं कर पाएंगे, इससे दूसरे परिवार की आय सीमित रह जाएगी और गरीबी के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। ऐसी कुप्रथा सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज और आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर बना देती है और यही कारण है कि शिक्षा और समानता नहीं, वहाँ गरीबी और पिछड़ापन निश्चित है। फिर अगला आता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अब भारत में शिक्षा प्रणाली में भी कई कमियां हैं। क्षण में अप्रासंगिकता और सभी तक पहुंच न होना, इससे व्यक्ति अपने कौशल और क्षमता का पूरा विकास नहीं कर पाता। जब लोग योग्य और दक्ष नहीं बनते तो उन्हें उच्च शिक्षा, उच्च आय और रोजगार नहीं मिलते और गरीबी बनी रहती है। यानी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सीधे गरीब वर्ग को अवसरों से वंचित करती है और सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। कहने का मतलब भारत में शिक्षा प्रणाली आज भी कई कमजोरियां हैं, जैसे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा का अभाव, पढ़ाई असली जीवन में कोई संबंध न होना और हर बच्चे तक शिक्षा का न पहुंच पाना। अगर सोचिए, कोई बच्चा शिक्षा नहीं पाएगा तो अपने कौशल और योग्यता की पूरी तरह विकसित नहीं कर पाएगा और फिर उसे अच्छी नौकरी या आय वाला काम नहीं मिलेगा और जब लोगों के पास योग्यता और दक्षता की कमी होती है तो उनकी कमाई भी सीमित रह जाती है और ऐसे में गरीबी बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इस तरह शिक्षा में असमानता गरीबी और सामाजिक असमानता दोनों को बढ़ाती है। इसलिए कहा गया है कि सच्ची शिक्षा वही चाबी है जो गरीबी के ताले को खोल सकती है। फिर अगला पॉइंट आता है धर्म। ये जो धर्म है ये भी गरीबी का एक कारण है। धार्मिक आस्थाएं और रीति रिवाज कभी सामाजिक व्यवहार और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कुछ मामलों में धर्म के कारण लोगों के रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा के अवसर सीमित हो जाते हैं और यही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कमजोर बनाता है और धर्म से जुड़े नियम एवं परंपराएं कभी नवाचार, व्यवसाय एवं उच्च आय वाले कार्यों में बाधा डालते हैं। इससे गरीबी स्थायी रूप से बनी रहती है। यानी कुछ लोग धर्म के कारण विशेष काम या व्यवसाय नहीं कर पाते। कुछ बच्चों को धर्म के नाम पर शिक्षा से दूर रखा जाता है और कभी कभी लोग नए विचार, नया व्यवसाय या नौकरी अपनाने में हिचकिचाते हैं और इसका नतीजा यही होता है, कुछ वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं और धर्म से जुड़े नियम, परंपराएं व्यक्ति की आय बढ़ाने और नवाचार करने की क्षमता को सीमित कर देती है और इसी तरह धार्मिक कारण कभी कभी गरीबी को स्थायी बना देते हैं। तो जहाँ धर्म की वजह काम और पढ़ाई, व्यापार में रोक हो, वहाँ आर्थिक विकास की समृद्धि भी रुक जाती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पढ़ा कि गरीबी के क्या कारण है। गरीबी को 3 भागों में डिवाइड करके व्यक्तिगत कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण, इन तीनों पॉइंटों के माध्यम से गरीबी के कारण को अध्ययन किया। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि गरीबी के क्या कारण होते